नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग यांत्रिकी चैप्टर यानी मैकेनिक्स चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स आज करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल आज करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मोशन यांत्रिकी चैप्टर का मोशन और फ्रिक्शन हम लोग कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस जो फिजिक्स का जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट का चैप्टर है वो देख लें। दूसरा, यांत्रिकी का जो पार्ट है, मोशन वाला पार्ट और फ्रिक्शन का पार्ट जो है, आप उसे जरूर देख लें। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं दोस्त आज के गुरुत्वाकर्षण सीरीज में। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, देखिए कि पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि केपलर के नियम, केपलर के नियम के बारे में बात करना है मुझे कि केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के 3 नियम दिए थे। अब तीनों नियम के बारे में एक एक करके हम लोग ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का मकसद है कि अधिक से अधिक एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करना, ठीक है ना, कि हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अधिक से अधिक मेरा सॉल्व होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो एक कॉन्सेप्ट है वो डिमांड हम लोग फुलफिल करेंगे। देखिए प्रथम नियम क्या कहता है। प्रथम नियम कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का, यानी सभी ग्रह जितने भी प्लैनेट है सूर्य के चारों ओर, जो मान लिया जाए कि ये सूर्य है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ग्रह हो गया। तो ये ग्रह जो है एक क्या पर घूम रहा है सूर्य के चारों ओर, एक फोकस मान लिया जाए कि ये फोकस लेंथ हो गया। तो यहां से घूमते घूमते क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। इसीलिए कहता है कि ये ऑर्बिटल इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करते हैं और कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थिर रहता है। चलिए हम आइए तो फर्स्ट नियम का है। अब दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। सो दूसरा नियम कहता है, यहां देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। यहां कहता है कि क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल स्पीड। देखते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड क्या कहता है। मान लिया जाए कि फोकस में ये सूर्य आपका है, ठीक है, तो फोकस में सूर्य है। अब ये कहता है कि किसी ग्रह को, मान लिया जाए ये ग्रह है, ठीक है, मान लिया यही एक ग्रह है मेरा, ठीक है, तो सूर्य को मिलाने वाली रेखा, सूर्य को जो मिलाने वाली रेखा जो है, रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत होता है। क्या होता है, नियत मतलब कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर है, जो अगर यहां से डिस्टेंस कवर किया और यहां से डिस्टेंस कवर किया तो ये इसका एरिया हो गया, और ये देखिए एरिया बराबर एरिया है ना, इसी कारण से। नेक्स्ट ये, अब इसी एरिया के कारण क्या होता है कि केपलर का दूसरा नियम कहता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पर आधारित है। किस पर है, कोणीय संवेग संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप वीवीआई मार के रख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आपको मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप इसको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। ये बीपीएससी में दोस्त पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि परिक्रमण कालों का नियम, यानी लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में बात हो रही है। क्या कहता है, यो देखना है कि कोई भी मान लीजिए प्लेनेट है यानी ग्रह है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह, यानी वर्ग ग्रह मतलब होता है कि आर मतलब टाइम का जो है स्क्वायर, टाइम का क्या है, स्क्वायर जो होता है, जो सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये जी मेजर एक्सिस की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू के बराबर होता है। क्या होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। ये आर क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस हो गया, टी क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें अगर आपको अधिक जानकारी लेनी हो, आप इसको देखिए, जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर होगा, यानी मान लिया जाए कि ये आपका क्या हो गया, सन है, और ये आपका इस तरीके से ग्रह का पार्ट बन रहा है, कंटिन्यू इस तरीके से जा रहा है। तो जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही बड़ा होगा। क्यों बड़ा हो, अधिक होगा। अगर मान लिया जाए कि आपका, ये मान लिया जाए कि बुध ग्रह है, ठीक है, और आपका इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या आ गया, यूरेनस आ गया, ठीक है, अरुण ग्रह आ गया। तो अगर मान लिया जाए, तो अगर सबसे जो लास्ट में आपका जो ग्रह होगा अरुण या वरुण होगा, उसका जो परिक्रमण काल होगा यानी बुध के काल से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो लेंथ जो हो गया आपका, जो उसका जो सेमी एक्सिस की जो बात की जा रही है, वो एक्सिस क्या है, ज्यादा बड़ा है। इसीलिए सूर्य से जितना समीप जो होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसीलिए बुध का परिक्रमण काल अरुण और वरुण के तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है।
आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए गुरुत्व का केंद्र क्या होता है। अब कहता है गुरुत्व के केंद्र के बारे में कि वह एक बिंदु है जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ठीक, संपूर्ण भार कार्य करता है। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए, अब इस पर एक जो जनरली क्वेश्चन आता है वो हम आपको समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। क्वेश्चन आता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि वर्टिकल, क्या होता है, वर्टिकल लाइन उसके तल से होकर गुजरती है, यानी उसके सरफेस से होकर गुजरती है। यानी यानी इसका एग्जांपल, जो जनरल एग्जांपल आता है वो आप देख लीजिए कि पीसा की झुकी झुकी हुई मीनार, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती है। तो ये इसका गिरने का कारण यही है, नहीं गिरने का कारण है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्व का केंद्र क्या होता है, उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में है और उसके तल से होकर गुजरता है, इसीलिए क्या होता है, उसका मीनार नहीं गिरता है। अभी तक ना गिरने का मेन कारण क्या है, गुरुत्व का केंद्र है। ठीक है, आप समझ गए एग्जाम्पल, और आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप जरूर इसका याद रखेंगे, क्यों नहीं गिरता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण नहीं गिरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन का गुरुत्व का नियम, न्यूटन का गुरुत्व का नियम देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो हम आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि क्या है। न्यूटन साहब कहते हैं कि किन्हीं दो कणों के, कण मतलब पार्टिकल बोलिए या कोई ऑब्जेक्ट बोलिए, ये कण है, ठीक है, या पार्टिकल बोलिए, दो कण के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या होगा, इसका मास m1, इसका मास m2 के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, और उसके बीच के वर्ग, इसके बीच के वर्ग, दोनों के बीच के वर्ग क्या, बीच का डिस्टेंस क्या है r, इसके r के वर्ग में यानी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए हम आपको ओपनली बता रहे हैं कि कैसे होता है सो। यानी आपने पहला कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, समानुपाती होगा। दूसरा आपने क्या देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट यानी इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, आपने ये भी देख लिया। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब दोनों को कंबाइंड करेंगे, जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लिया जाए इस प्रोपोर्शनल टू को हटा करके अगर हम इक्वल टू अप्लाई करते हैं तो जी एक क्या होता है, नियतांक हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये मेरा जी क्या है, जी यही जो है जी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, यही जी। अब मैं आपको बता देता हूं इस जी का मान एक कांस्टेंट मान होता है, वो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं आगे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बीपीएससी में और कई स्टेट पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देखिए जी का, जी सबसे पहले बात पूछा जाएगा क्या होता है, तो आप याद रखिएगा ये क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻, न्यू 10⁻, -11, आप याद रखिएगा यहाँ माइनस प्लस में गलती होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर यानी केजी स्क्वायर, ठीक है, आप याद रखिएगा। दूसरी बात इसका मात्रक भी याद रखिएगा, एग्जाम में मात्रक भी पूछा था, क्या मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, आप ये भी देख लीजिए। दूसरा, अगर आपसे मान लिया जाए कि आपको अगर बीमा भी पूछा जाएगा, बीमा का इंग्लिश होता है डायमेंशन, अगर पूछा जाता है तो भी आप इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन तो जानते हैं बल होता है, ठीक है, मीटर में क्या अप्लाई करते हैं और किलोग्राम का क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के एकांक दूरी पर, मैंने क्या बोला था, एक फिक्स डिस्टेंस होगा, एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता, ठीक है। अब हम चलते हैं आपने आगे की ओर, एकांक मतलब एक का यहां पर यूज किया गया है, r इजिकल टू 1 दे दीजिए और m1 m2 इजिकल टू 1 दे दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे, तो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू जी हो जाएगा, यानी जितना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, उतना ही उसका फोर्स का वैल्यू होगा। अब आता है नेक्स्ट, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब हम देखते हैं क्या है, ये कैसे हमारे दैनिक जीवन में अप्लाई होता है। अब देखिए इसको निकालने के लिए पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अलग है, तब चंद्रमा का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग है। अब हम लोग वो चीज को निकालने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे F इजिकल टू जानते हैं जी, m
अर्थ का है और m और कोई ऑब्जेक्ट होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर है। अब हम आगे चल आपको बताते हैं। जब आप क्या करेंगे, ये एक F बराबर mg होता है। क्यों mg होता है मैं आपको बता देता हूँ। m एक आपका ऑब्जेक्ट का मास हो गया, यानी कोई भी वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और g जो है नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों को मल्टीपल कर देते हैं तो f का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, और दोनों समीकरण के इक्वल करेंगे तो आपका g का छोटा g का मान निकल जाएगा कैपिटल G me बाई आर ई स्क्वायर। आर ई का मतलब होता है कि रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ भी बताएंगे हम आपको कितना होता है। ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये आपको 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसका कैसे काम करता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि समीकरण में जो दिया हुआ मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, कोई ऑब्जेक्ट के भार पर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको बता दिया एम ई का मतलब क्या बोले थे कि मास ऑफ अर्थ। मैंने क्या बोला था, एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आर ई का मतलब मैंने क्या बोला था, रेडियस ऑफ अर्थ। इसीलिए वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्या इसका जो जी का मान है बस किसी वस्तु के भार पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे एग्जैक्ट नॉट, नहीं। अब देखिए यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए जाते हैं तो वो समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। जैसे आप क्या करें अपने जैसे इंडिपेंडेंटली फॉल करवाते हैं दो वस्तु को, दो अलग अलग भार वाले को भी, फिर भी वो क्या होता है पृथ्वी पर समान रूप से समान इकाई में क्या होता है नीचे आता है। अब देखिए इसका हम आपको रीजन बताते हैं। वायु की उपस्थिति में भारी पिंड, वायु की उपस्थिति जब हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि आप अपने छत पे चले जाइए, ठीक है, और छत पर से क्या कीजिए, एक ले लीजिए आपको रुई का गोला ले लीजिए और एक पत्थर ले लीजिए, दोनों को गिराइए नीचे। देखिएगा पहले कौन आता था, पहले ऑब्वियस सी बात है आप कहेंगे सर आता है क्या, मतलब पत्थर आएगा। आपने इतना आसानी से आंसर कर दिया, लेकिन आप जब यहाँ पर कंडीशन दे दिए कि वायु की अनुपस्थिति हो तब जाके निर्वात में, तो अब देखिए तब क्या होगा, जब वायु अनुपस्थित मतलब कोई रेसिस्टेंस का काम ना करे, फ्री फॉल होना चाहिए दोनों पर, तो दोनों साथ साथ गिरेगा। यदि वायु वहां पर उपस्थित हो यानी प्रेजेंट हो तो भारी पिंड जो होगा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। यही मैं बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यदि लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो जो आदर्श स्थिति जो मैंने बात कर रहा था फ्री फॉल, यानी वहां पर आदर्श स्थिति आइडियल कंडीशंस में तीनों वस्तु एक साथ पृथ्वी पर पहुंचे। ठीक है, क्योंकि तीनों पर समान गुरुत्वीय त्वरण लगता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है आपको मैं जस्ट आगे बता रहा हूं। यहाँ देखिए आपको आगे मैं क्या बताऊं अभी, क्योंकि हम लोग तो मेडिकल और इंजीनियरिंग का तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपको देखिए यहाँ पर जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते, बॉल पेन। देखिए बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आप जो जिस पेन से लिखते हैं बॉल पेन, वो क्या किस पर काम करता है, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता, श्यानता का इंग्लिश क्या होता है, विस्कोसिटी, अर्थात विस्कोसिटी वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल यानी गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर जब घुमाते हैं आप, तब क्या होता है, बॉल कागज के घर्षण से घूमती है। बॉल क्या होता है, कागज के घर्षण से घूमती है, तब गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। तो आपने ये भी देख लिया। अगर 3 एग्जाम्पल आपको VVI मैं लगा देता हूँ, तीनों एग्जाम्पल दोस्तों देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल एप्लीकेशन को ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से वस्तुओं की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देख लीजिए आप, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक सेब छोड़ा जाता है, यानी आपने क्या किया, चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से और एक सेब छोड़ दिए, तो वो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव रहता है। वहां पे अंतरिक्ष में तो गुरुत्वाकर्षण का अभाव रहता है ना, इसी कारण से अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो, क्योंकि वहां पर तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ ही नहीं, इसी कारण से साथ साथ घूमेगा। नेक्स्ट देखिए, पैरासूट, यानी पैरासूट का मतलब समझ गया ना कि जो नीचे उतरने का काम करता है हेलीकॉप्टर से या प्लेन से, धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि पैरासूट के पृष्ठ पर क्षेत्रफल अधिक होता है, उस कारण से क्या होता है, वायु का प्रतिरोध अधिक लगता है, इसी कारण से क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, जबकि पत्थर पर क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी कारण से वो तेजी से नीचे गिर जाता है। आपने ये भी समझ लिया। अब चलते हैं, आपको कॉमन क्वेश्चन आता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, यानी द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है,
कि द्रव्यमान जो होता है वो आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अब जड़त्व की माप कैसे होता है मैं बता, जड़त्व जो होता है इनर्शिया, वो मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान होगा। आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया? जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा, यानी जड़त्व होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब अगर एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही होगा, यानी उसका क्या कहा जाए, जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा। इसीलिए वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक दूसरे से नहीं बदलता है। ठीक है, अब द्रव्यमान नहीं बदलता है, याद रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु है और पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो दोनों का द्रव्यमान में अंतर आएगा कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं आएगा अंतर, दोनों क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो उसका मान, द्रव्यमान जो है स्थान बदलने से नहीं बदलता है। अब आते हैं वेट पर। डब्लू, डब्लू बराबर क्या होता है? एम जी, एम गुना जी। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैसे लगता है? नीचे की ओर लगता है। ठीक है, और ये वस्तु का क्या हो गया? मास हो गया। तो वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब देखिए कि इसको कैसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने ये एफ बराबर एम ए देखा। अब यहाँ पर डब्ल्यू बराबर एम जी जो मैंने लिखा था। ठीक है, अब देखिए भार का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। आपने ये भी देख लिया। अगर आपसे पूछा जाता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और भार का मात्रक न्यूटन। कभी नहीं भूलना आपको है। भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। कैसे लगता है? नीचे की ओर लगता है, और इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसीलिए क्या हो गया? परिमाण और दिशा दोनों होने के कारण उसको क्या बोलते हैं? कौन राशि? सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। स्पष्ट है कि वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है, इसे अन्य राशि पर नहीं। बिल्कुल आपने समझ नहीं लिया। अब देखते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। अब देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। अब जानते हैं कि मान लिया जाए कि आपके पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 60 किलो का है, आपके बस पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 kg का है, तो जस्ट उसका पृथ्वी चंद्रमा पर जाएंगे तो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कुल का 1/6 बराबर कितना? 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यानी 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे। बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि यहाँ पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्त, ये भी वीवीआई मार के चलिए आप लोग। पूछा जाएगा कि गुरुत्व त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा। तो सबसे ज्यादा जो होता है आपको, वो पोल पर होता है। पोल मतलब ध्रुव पे होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये आपका क्या हो गया, एक अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है, तो ये जो आपका जो बीच का जो पॉइंट जाता है उस पर, और इस ये एक आपका पोल हो गया, इस पर क्या होगा? ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। आपने ये भी समझ लिया बहुत अच्छे से। अब आते हैं पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ अर्थ। यहाँ से फ्रेंड्स कोई खास बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए इसको ज़्यादा देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो था मैंने करवा दिया है आपको। हाँ, यहाँ देख लीजिए, जो आपको शुरुआत में मैं बोल रहा था, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। यही क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स इतना विश्वास करके चलिएगा कि मैं आपको हर वो क्वेश्चन सही करवाने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं। आपका साइंस से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं के बराबर होगा, यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। आगे देखिए। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी तल से अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया ये आप देखिए बता रहे हैं आपका पृथ्वी का तल है, तो अगर पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या होता है? इसका मान जो है, जी का मान जो है घट जाता है। जी का मान क्या होता है? घट जाता है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था उस समय कि पृथ्वी की त्रिज्या का जो होता है इतना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट, पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। यानी आप इन्हें एक चीज नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, कि जो अगर मान लिया जाए पृथ्वी का तल अगर ये हो गया, तो चाहे आप ऊपर जाएं चाहे आप नीचे आए, दोनों कंडीशंस में क्या होता है? जी का मान, यानी ये जो छोटा वाला जी है इसका मान क्या होता है? घटता है। आपने ये कंटिन्यू देख लिया। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि किसी विशेष परिस्थिति में गुरुत्व बल यानी छोटा जी शून्य महसूस होने लगता है।
अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ शून्य महसूस कब होता है। जब जैसे मान लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से, मुक्त मतलब फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरने पर यह लिफ्ट, जैसे एग्जांपल आप सोचिए, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। लिफ्ट में जब जा रहे हैं तो लिफ्ट की डोरी क्या हो गई, एकाएक टूट गया। जब लिफ्ट की डोरी टूट गया तो लिफ्ट एकाएक ना गिरेगा नीचे। जब एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, आपको आपका बॉडी में लगेगा जान है ही नहीं। यानी जान नहीं होने का मतलब क्या है, जान मन नहीं होने का मतलब ये है कि आपका मास लगेगा जीरो है, मेरा वेट जीरो हो गया, ठीक है। तो वेट जीरो हो गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, वेट जीरो हो गया तो इसी कारण से इसको क्या होता है, भारहीनता महसूस करते हैं। क्या कहते हैं, भारहीनता महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर तीनों कंडीशंस दे दिया है कब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। लिफ्ट में ए त्वरण से ऊपर जाने पर गति कर रही होती है, तो हम आपको तीनों बता देते हैं। आप कभी भी लिफ्ट से क्वेश्चन आएगा तो आप कभी नहीं गलती करेंगे, मैं इस चीज का दावे से कह सकता हूं। अब देखिए, अब यहां जो दिया हुआ है लिफ्ट के बारे में, जब आप, यदि लिफ्ट अस्थिर है, लिफ्ट क्या है, अस्थिर है, तो अस्थिर होगा, स्थिर होगा तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू जीरो होगा, इसीलिए उसका भार क्या होगा, एम जी के बराबर होगा। भार क्या होगा, एम जी के बराबर होगा। अब फिर देखिए, जब भार एम जी के बराबर होगा तो अब यहां पर अगर मान लिया जाए लिफ्ट क्या हो रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भार का मान बढ़ जाएगा, भार का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, यहां देखिए नीचे की ओर आती है, तो इसका क्या हो जाता है, मान ये कम जाता है। तो ऐसे याद रखिए कि जब आपसे पूछा जाएगा तीन कंडीशन कि अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो भार कितना होगा, डब्ल्यू बराबर एम जी। अगर नीचे ऊपर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आपका भार क्या महसूस होगा, तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर नीचे आ रही है तो कैसा महसूस होगा, तो भार कम महसूस होगा। ठीक है, आप समझ, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ठीक उसी प्रकार आपने ये सब कॉन्सेप्ट कर लिए। जब टूट जाएगा रस्सी तो आपका भार क्या होगा, जीरो महसूस होता रहेगा, शून्य आभासी मतलब लगेगा भारहीनता महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फ्री फॉल होने पर आप शून्य प्रतीत करते हैं, आपने ये भी देख लिया। अब आता है कि मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स का मतलब उपग्रहों की गति के बारे में बात हो रही है। उपग्रह का देखिए, सैटेलाइट है, उपग्रह आप जानते हैं कि आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक एक चीज बता देते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब यहाँ देखिए, मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका मैं बात कर रहा हूँ, करूंगा। अब आता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी भूतुल्यकालिक उपग्रह। यानी यदि किसी कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के आवर्तकाल ये 24 घंटे के बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, भूतुल्यकालिक उपग्रह बोलते हैं, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बता देता हूं, एक एक चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी पृथ्वी भूतुल्यकारी या भू स्थिर कक्षाओं की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लगभग 35,886, या किसी एग्जाम में अगर आपको 36,000 किलोमीटर दे तो फिर भी आप इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। यानी आपका एक, मान लिया जाए कि ये इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 36,000, लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। आप समझ लीजिए। चलिए, ये आपको याद होगा IRNSS, जो नाविक हम लोग कहते हैं, हमारा जो भारत का जो अपना नेविगेशन प्रणाली है वो GSO में ही डाला गया है उसको। अब देखिए क्या होता है, भूतुल्यकारी उपग्रह का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, मेन उपयोग देख लेते हैं। भारत के देखिए, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, नेविगेशन है, ये सब में जानते हैं, दूरदर्शन प्रसारण सब में इसका काम आता है। नेक्स्ट देखिए, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है कि पृथ्वी के ध्रुवों को परितः, परितः मतलब चारों तरफ से, ये मान लीजिए हो गया ना, इसके चारों ओर से परितः बोलते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह बोलते हैं, यानी पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। इसका जो पोलर सैटेलाइट की ऊंचाई होती है लगभग 500 से 800 किलोमीटर होता है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 100 मीटर होता है। दोनों में आपने अंतर भी समझ लिया। मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का अंतर क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है और पोलर का क्या है। अब आते हैं ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग। उपयोग में देखिए यहाँ क्या है, रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन। ठीक है, अब देखिए वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, मतलब उपग्रह में भारहीनता, यानी उपग्रह में कोई व्यक्ति है तो भारहीन क्यों महसूस करता है, उसके बारे में जानकारी आपको लेना है। किसी वस्तु के भार का अनुभव वस्तु के संपर्क तल की प्रतिक्रिया के कारण होते हैं। यानी मान लिया जाए आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका भार कैसे महसूस करते हैं, यदि आप जमीन पर खड़े हैं तो आपका भार होता है,
जैसे आप जमीन पर खड़े हैं तो क्यों आपके पैर के माध्यम से जमीन के अंदर जी का लगता है, जी मतलब छोटा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगता है, इसीलिए आपका भार महसूस होता है, एम डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब भारहीनता देख अवश्य कह रहा है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी तल की पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के फलस्वरूप के कारण यदि प्रतिक्रिया शून्य हो जाए तो हमें अपना भार क्या होगा, शून्य प्रतीत होगा। हाँ, ठीक है, यह भारहीनता की अवस्था कहलाती है। अब यहां से देख लीजिए, उपग्रह के अंदर प्रत्येक भारहीनता की स्थिति होती है, ठीक है, और यहाँ शून्य का कॉन्सेप्ट, यानी आप ऊपर जब महसूस करेंगे, जब आप निर्वात में रहेंगे, निर्वात में जब आप रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप सीधे खड़े नहीं हो रह सकते। यदि आप निर्वात जाएंगे अंतरिक्ष में तो गुरुत्व का अभाव रहता है, ठीक है, इसी कारण से आप वहां पर देखते होंगे कि फिल्म सब में कि जैसे लगता है तैर रहा है, ऐसा महसूस करते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जल के गिलास को टेढ़ा करके नहीं पिया जा सकता, जल के गिलास को टेढ़ा करके नहीं पिया जा सकता, क्योंकि ऐसा करते ही गिलास का जल बूंदों के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन एक ट्यूब में पेस्ट की भांति भर दिया जाता है और ट्यूब को सीधे मुंह में दबाकर भोजन ग्रहण किया जाता है। आपने ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी तो जानते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पृथ्वी वापस नहीं लौटता है, जिस वेग से आप फेंकते हैं वो उसका क्या कहलाता है, पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, ये नहीं लौटना नहीं चाहिए। अब पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। चलिए, पलायन वेग आपने समझ लिया। अब चंद्रमा का पलायन वेग देख लीजिए। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, 1.474 इंटू 10⁶ मीटर। आपने ये भी देख लिया। अब चलते हैं पृथ्वी, ये तो चंद्रमा की त्रिज्या हो गया। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या ये हो गया और इसका मान कितना हो गया, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। आपने ये भी देख लिया। अब आता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन फ्रेंड्स, पीरियोडिक मोशन देख लीजिए। पीरियोडिक मोशन का फ्रेंड्स थोड़ा ही बचा हुआ है, अब इसको पीरियोडिक मोशन कर लेते हैं। यहां देखिए, पीरियोडिक मोशन में क्या दिया हुआ, पीरियोडिक मोशन होता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं, यानी पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर ये घड़ी लगा हुआ है, अगर मान लीजिए इस तरीके से एक आ रहा है और इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन में चल रहा है तो क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। आगे चलते हैं। एक होता है ऑसिलेशन, दोलन गति होता है। ठीक है, दोलन गति भी काम करता है, पिंड इधर उधर करते रहता है पिंड का। चलिए, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं आप। मेन क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे, सरल आवर्त गति की विशेषता। वैसा क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, फिर भी जान लीजिए चरम चरम बिंदु पर और मध्यम मान पे क्या होता है, त्वरण अधिकतम होता है, यहाँ त्वरण कम होता है। आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ करके रटने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस, फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस की बात हो रही है। यानी जब किसी निकाय को यानी बॉडी को साम्यावस्था इक्विलिब्रियम से विस्थापित कर मुक्त कर दिया जाता है तो वो अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से दोलन करने लगता है। ठीक है, प्राकृतिक आवृत्ति से दोलन करने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, मुक्त दोलन, यानी फ्री मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फ्री मूवमेंट बोलते हैं। चलते हैं, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर इस चीज को मेंशन कर देता हूँ कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, आप एक बार वैसे अगर पढ़ने का मन होगा तो आप इसको पढ़ भी लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, आया भी था इस टाइप से क्वेश्चन कि क्या कहता है, टाइम पीरियड जो होता है, लोलक या पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे काम करता है, तो किस पे डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिए, टी जो होता है 2π√L/g होता है। एल ये है, एल क्या है, एल मतलब लेंथ होता है, जो लंबाई वो होता है कि जो ये एल क्या है, लंबाई है, टी टाइम पीरियड हो गया, जी ये छोटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, लोलक का द्रव्यमान एम से कोई संबंध नहीं होता। आपसे कहा जाएगा एग्जाम में कि लोलक का मास पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये क्या होता है, T=2π√L/g होता है। ठीक है, आप आगे देखिए, आप देखते होंगे कि आप ये देखेंगे एप्लीकेशन में कि पेंडुलम या लोलक का आवर्तकाल गर्मी में क्या होता है, बढ़ जाता है। आवर्तकाल क्या होता है, गर्मी में बढ़ जाता है और सर्दी में घट जाता है, क्योंकि गर्मी में लंबाई क्या होता है, बढ़ता है और सर्दी में सिकुड़ता है, इसी कारण से इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि सर्दी में सिकुड़ने के कारण छोटा हो जाता है, लंबाई कम हो जाता है, और गर्मी में इसके लंबाई बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
चलिए आगे चलते हैं। अब गर्मी सर्दी का ये सेम यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, झूला वाला भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन आता है कि झूले पर बैठी, अगर कोई झूला झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले की धुरी धुरी से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कम हो जाने के कारण क्या होता है? ये तेजी से चलने लगता है। क्या होता है? झूला तेजी से दोलन करने लग जाता है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया, क्योंकि प्रभावी एल क्या हो गया? कम हो गया, और इसके कारण झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आवर्तकाल जब भी कम होगा तो झूला क्या होगा? तेजी से। ये VVI क्वेश्चन है BPSC का। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तेजी से चलने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, नेक्स्ट देखिए कि अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो जी का मान क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, तो जी का मान अधिकतम होगा, इसीलिए क्या होगा? टाइम पीरियड उसका ध्रुव पर कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पर बैठा के देख लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे देख लेंगे कि सरल आवर्त गति करने वाला अधिक लोलक जब अधिक अपनी मध्यमान स्थिति में रहता है तो क्या होता है? आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, लोलक अतः अगर चरम बिंदु पर है तो उसका क्या कंडीशंस होगा? आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ क्या हुआ, आपका जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं कंप्लीट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट करवाऊंगा NCERT से। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने पड़ेगा, और साइंस में जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप अधिक से अधिक सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।